हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस की मैगजीन है सितंबर 2025 के लिए। इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन ये टॉपिक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसमें अर्थव्यवस्था। इसके कुछ टॉपिक्स हो गए थे, इसमें आगे का देखते हैं। इसमें एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसमें संक्षिप्त सुर्खियां बाकी की बची हुई हैं। तो पहला है इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये सुर्खियों में क्यों रही है? क्योंकि इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ये सुर्खियों में रही है। और इसे 10 सितंबर 2020 को 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये 2010 ना होकर के 2020 है। यहाँ पर इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, हार्वेस्ट के बाद जो भी अवसंरचना और विपणन है उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने से ये संबंधित है। और इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। 2020-21 में शुरू किया गया था, 2024-25 तक इसकी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है। और सभी राज्यों, इसे यहाँ पर अगर बोला जाए कि केवल कुछ ही राज्यों में इसको शुरू किया गया था तो गलत होगा। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था और इसे 2025-26 तक अब बढ़ा भी दिया गया है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य जो विकास बोर्ड है इसके लिए नोडल एजेंसी है, इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर 2 अलग अलग घटकों वाली छत्र योजना है। इसमें है एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना जिसे सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम बोला जाता है, वो होती है सेंट्रल सेक्टर्ड केंद्रीय क्षेत्रक योजना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित, इसमें जो पूरा का पूरा वित्त पोषित किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि 100%। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, केंद्र प्रायोजित योजना होती है, उन्हें उसमें केंद्र सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें यहाँ पर जो सामान्य राज्य होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो यहाँ पर 60% और इसमें राज्यों की हिस्सेदारी 40% होती है। हिमालयी क्षेत्र जो राज्य है उसमें यहाँ पर 10% की जो यहाँ पर राज्य होंगे उनकी, और यहाँ पर बाकी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो स्पॉन्सर्ड में वो होता है जिसमें केंद्र सरकार की आंशिक रूप से समर्थित और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजना होती हैं। इसमें उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, बुनियादी ढांचा और हार्वेस्ट उपरांत प्रबंधन किए जाते हैं, मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा ये भी इसमें बनाया जाता है। इसमें देखें यहाँ पर लक्ष्य और उपलब्धियाँ क्या रही हैं। इसमें लक्ष्य की बात है यहाँ पर, और यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं। उपलब्धियाँ क्या क्या मिल गई हैं और लक्ष्य अभी क्या हैं। देश की औसत जलीय कृषि उत्पादकता उसे 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन करना है। जो जलीय कृषि उत्पादकता है उसे 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। अब प्रति व्यक्ति जो मत्स्य उपभोग है इसे 5 से 6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम तक करना है। और इसकी उपलब्धियों की बात करें तो फरवरी 2025 तक जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाकर ये 4.7 प्रति टन हेक्टेयर भी हो गई है। और इसमें यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो मत्स्य उपभोग है 5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 से 13 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसमें और भी है यहाँ पर, जैसे कि आर्थिक मूल्य वर्धन है। आर्थिक मूल्य वर्धन जो भी इकोनॉमिक है उसमें जो वैल्यू एडिड हुई है वो हार्वेस्ट के बाद में इसमें नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% तक लाना है। जो भी इकोनॉमिक है यहाँ पर खर्चा होता है उसमें जो भी नुकसान होता है उसको 20 से 25% से घटाकर 10% करना है। और विश्व यहाँ पर भारत
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा है और मत्स्य उत्पादन में इसमें विश्व में देखें तो 8% की हिस्सेदारी है भारत की। दिसंबर 2024 तक हार्वेस्ट उपरांत जो नुकसान रहा वो 10 से 15% रह गया है। जो पहले ज़्यादा होता था अब ये नुकसान 10 से 15% रह गया है। इसमें आय और रोजगार सृजन में जो वृद्धि हुई है, आय इनकम में वृद्धि हुई है और रोजगार भी बढ़े हैं। 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजित हुए हैं मत्स्य पालन से, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके अंतर्गत। दिसंबर 2024 तक जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित 58 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए। इसमें और भी बाकी की पहले दी गई हैं, जैसे कि मत्स्य पालन में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, जलवायु लचीलेपन का विकास हुआ है, बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना। इसमें क्या होता है, ये एक जलीय कृषि पद्धति होती है। इसमें यहाँ पर जैसे टैंक लगा दिए जाते हैं, इसमें कम जगह में जो फिशरीज फार्मिंग होती है उसको किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टैंक लगा दिए जाएंगे, ये टैंक लगा दी जाती है और इसमें पानी भर दिया गया और मछलियों को भी इसमें छोड़ दिया जाता है। अब भारत सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में सब्सिडी भी दी जाती है। कहीं पे ये 40% देखने को मिलेगी और कहीं पे ये 60% देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये पानी जो होगा इसमें मछलियाँ होंगी। अब जो मछलियों के द्वारा वेस्ट भी होगा, जो खाना खाएंगी वो वेस्ट भी होगा उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो वेस्ट होता है द्वारा से उनका खाद बनता है। अब जो खाद बनता है ना उसी को यहाँ पर फ्लॉक बोला जाता है। तो बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से उत्पादकता भी बढ़ेगी और NH3 लेवल को भी मेंटेन किया जाएगा इसमें। तो यही होती है बायोफ्लॉक तकनीक। इसमें यही बताया गया है, यह एक जलीय कृषि पद्धति होती है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जल में जो पोषक तत्व हैं उनको पुनर्चक्रित किया जाता है। इसमें आगे है हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन परितंत्र को मजबूत भी किया जाएगा। इसमें आगे है मूल्य श्रृंखलाओं और लचीलेपन को मजबूत करना है। जो भी मूल्य श्रृंखलाएं और लचीलापन है उसको मजबूत किया जाएगा। इसमें यहाँ पर मत्स्यन क्षेत्र के लिए किए गए अन्य महत्वपूर्ण पहले भी हैं, जैसे यहाँ पर नीली क्रांति योजना, इसे 2015-16 में मत्स्यन जो मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता है इसको बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था 2015-16 में। और 2018 में मत्स्यन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष जो FIDF है इसका भी गठन किया गया था 2018 में। और यहाँ पर GIS तकनीक को अपनाया गया था। GIS तकनीक क्या होती है? GIS तकनीक भौगोलिक सूचना प्रणाली होती है। ये GIS तकनीक, इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली जो GIS होगा इसको अपनाया जाएगा और संसाधन प्रबंधन में भी सहायता करेगी। ये समुद्री मत्स्यन पर राष्ट्रीय नीति जो NPMF है इसे 2017 में संधारणीयता पर एक अत्यधिक बल देती है। इसमें चुनौतियां भी होंगे, जैसे कि शासन संबंधी चुनौती होंगे। इसमें मुद्दे होंगे जैसे यहाँ पर जो समुद्री मत्स्य की है प्रादेशिक जल की परिमत्स्यिकी की विपरीत हो गई है, क्योंकि एक तो समुद्र हो गया और इसको छोटी सी जो छोटा क्षेत्र होगा उसमें टैंक लगाकर भी किया जा सकता है और इससे प्रॉफिट बहुत होता है। प्रादेशिक मत्स्य राज्य का विषय है। यहाँ पर जो प्रादेशिक मत्स्य की है ये राज्य का विषय है। यहाँ पर जो राज्यों में कानूनों और नीतियों में भिन्नता पाई जाती है। इसमें शासन संबंधी मुद्दे, वैश्विक चुनौतियाँ भी आएंगी इसमें, जैसे कि परिवहन व्यवधान होगा। यहाँ पर नौ परिवहन होता है और परिवहन व्यवधान होगा और नौ परिवहन मार्गों में अस्थिरता आएगी। जैसे यहाँ पर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इक्वेडोर के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा है। इसमें रोग प्रबंधन भी होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में बात करें झींगा पालन, ये यहाँ पर एक सूक्ष्म परजीवी है, इससे गंभीर खतरे का सामना किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में जो झींगा पालन उद्योग है उसमें। इसमें आगे देखिए आपदाओं दुर्घटनाओं से
पर्यावरणीय क्षति, जो आपदा होंगे और दुर्घटना होगी, इससे पर्यावरणीय क्षति होगी। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है कोच्चि के तट के पास जो MSC एल्सा जहाज़ के डूबने से जल और तलजट दूषित हो गए थे, जिससे यहाँ पर जो प्लवक, बेंतोस और जो भी मछली के अंडे और लार्वा और उच्च पोषण स्तर के समुद्री जीवन प्रभावित हुए। अब यहाँ पर जहाज़ डूब गया तो उससे जल और तलजट क्या हुए, दूषित हुए। जो प्लवक, बेंथोस और मछली के अंडे थे, इनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें आगे की राह देखें, जो भी कमियां होंगी उन पर सुधार किया जाएगा, वही आगे की राह होगी। जैसे अनुसंधान किसान साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, वैश्विक बाजार में संधारणता को बढ़ावा देना, और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने इसमें सिफारिशें भी की। कौन कौन सी सिफारिशें की? जैसे भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी की जानी चाहिए। जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सके। न्यूनतम विधिक जल आकार जो MLS है, इसके नियमों को एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। अब इसमें निष्कर्ष क्या होना चाहिए? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को संतुलन के साथ साथ जो मत्स्य संसाधन है उसका सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने की क्षमता पर, जो क्षमता का विकास है उसको केंद्रित किया जाना चाहिए और उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। यह है। इसमें आगे कुछ सुर्खियाँ दी गई हैं जो संक्षिप्त हैं। जैसे राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट, 2022-23 रिपोर्ट ये क्या है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने राज्य वित्त जो 2022-23 है, इस रिपोर्ट को जारी किया गया CAG के द्वारा, और CAG का जो आर्टिकल 148 है वो इससे संबंधित है। और 10 वर्ष की अवधि 2013-14 से 2022-23 में जो सभी 28 राज्य और राजकोषीय, इनके लिए जो 28 राज्य हैं, राजकोषीय मानदंडों के संबंध में ये एक विश्लेषण रुझान प्रदान करती है। इस तरीके की ये पहली रिपोर्ट है जो सभी 28 राज्यों के लिए जो राजकोषीय मापदंडों के संबंध में है। इसके निष्कर्ष देखें यहाँ पर 2022-23 में जो कुल राज्यों का ऋण है वो देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना है? 22.17% है। ये 2022-23 में है। सभी राज्यों का कुल ऋण देश का, ये कुल ऋण देश का कितना है? 22.17%। इम्पोर्टेंट है ये। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM एक्ट अधिनियम 2003। अब इसके बारे में देखें क्या था ये FRBM एक्ट। ये 2003 में आया था, लेकिन 5 जुलाई 2004 से, ये भी पूछ लिया जाएगा, 5 जुलाई 2004 से इसको लागू किया गया था। और ये जैसे कि राजस्व आता है, राजस्व आता है तो वो सरकार की इनकम होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आएगा सरकार को तो ज़्यादा इनकम हुई सरकार की। अगर यहाँ पर और जो राजस्व आया उससे ज़्यादा सरकार ने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो वो वहाँ पर सरकार को घाटा हो जाता है। उसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार कमाने से ज़्यादा खर्च ज़्यादा कर देती है, जैसे कि स्कूल खोलना हो गया, रोड बनानी हो गई, हॉस्पिटल बनाने हो गए, और भी सब्सिडी ज़्यादा दे दी, योजनाएं ज़्यादा चला दी, तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो FRBM जो एक्ट आया था वो इसीलिए आया था कि सरकार अपना जो भी सही तरीके से मैनेज कर सके, जो भी इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसमें बैलेंस करके सही से अपना मैनेज कर सके। उसी के लिए यहाँ पर FRBM एक्ट आया था। इसमें यहाँ पर 2024-25 तक GDP के 20% तक होना चाहिए, ये राज्य सरकारों का ऋण के लिए बोला गया था। जो FRBM एक्ट है, राज्य सरकारों को 2024-25 तक ये 20% होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस के लिए भी ये लिखा जा सकता है अगर FRBM एक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें यहाँ पर आगे देखें जो ऋण GDP अनुपात है, ऋण GDP अनुपात, ये इससे पता चल रहा है कि ऋण GDP अनुपात GDP की तुलना में, GDP की
यहाँ पर जीडीपी अगर हमने मान लिया 100 करोड़ है जीडीपी, उसकी तुलना में जो ऋण है वो कितना है राज्य सरकारों पर या केंद्र सरकार का। अब यहाँ पर जैसे 100 करोड़ है जीडीपी, अब उसकी तुलना में 3% देखें तो 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़, तो 3 करोड़ तक का ही यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है, लेकिन ऋण ज़्यादा है। यहाँ पर ऋण जीडीपी अनुपात, जीडीपी की तुलना में राज्य सरकारों या केंद्र सरकार ने कितना ऋण लिया है उसी को बोला जाता है ऋण जीडीपी अनुपात। अब इसमें यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर मानदंड इसके बताए हुए थे कि 2024-25 तक राज्य सरकारों का जो ऋण जीडीपी अनुपात होगा वो 20% तक होना चाहिए, इसमें इसकी सीमा रखी गई थी। और यहाँ पर सर्वाधिक देखें तो 40.35% है किसका, पंजाब में दर्ज किया गया ये जीडीपी ऋण अनुपात, और जबकि नागालैंड में है कितना, 37.15%, पश्चिम बंगाल में इतना है। इसमें यहाँ पर 3 राज्यों का दिया गया, सबसे ज़्यादा पंजाब में है, उसके बाद नागालैंड में और उसके बाद है पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है। अब राजकोषीय घाटा जो जीडीपी अनुपात है ना, ऋण जीडीपी अनुपात, इससे और भी बाकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार की बात करें, भारत सरकार है और वो किसी दूसरे देश से क्या ले लेती है, ऋण ले लेती है, तो अब यहाँ पर जो दूसरे देश आएंगे भारत में निवेश करने भी आएंगे तो वो रेटिंग भी देखते हैं कि किस देश की रेटिंग कितनी अच्छी है। अब भारत की रेटिंग की बात करें तो BBB है, भारत की रेटिंग है BBB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर BBB, तो BBB है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो जो साख बनानी होती है, अगर सरकार ने ऋण लिया और वो जल्दी से चुका दिया तो यहाँ पर जो साख होगी सरकार की वो ज़्यादा अच्छी होगी, रेटिंग भी अच्छी होगी। हम बात करें कि जो रेटिंग सबसे अच्छी किस किस की है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया। यहाँ पर किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये कोई व्यक्ति है और ये बैंक से लोन लेता है, अगर ये बैंक से लोन लिया और इसने जल्दी से टाइम पर चुका दिया तो इसकी साख सही रहेगी। दोबारा से अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो इसकी साख सही रहेगी, बैंक से लोन सही टाइम पर मिल जाएगा, तो ये सही टाइम पर चुका देगा। तो इसी तरीके से रेटिंग देखते हैं, उसकी साख देखी जाती है। जो रेटिंग निकालते हैं कि व्यक्ति की साख कैसी है, सरकारों की साख कैसे, किस देश की कितनी अच्छी रेटिंग है। अब इसमें यहाँ पर FRBM मानदंड है, ये राज्य द्वारा जो 2022-23 में GSDP 3.5%, यहाँ पर GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटा हासिल करने के लिए लक्ष्य तय किया गया था। ये 2022-23 में था, 3.5% के लिए बोला गया था, लेकिन इसको अचीव नहीं किया गया। राजस्व सृजन क्षमता में व्यापक अंतर है। जो राजस्व सृजन क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, किस राज्य को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें, हरियाणा को 70% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को ओनली मात्र 9% है। हरियाणा की तुलना में कई गुना ये कम है। हरियाणा को 70% जबकि अरुणाचल प्रदेश को 9% है। इसमें बाकी का देखें, यहाँ पर विविध भारतीय राज्यों में सार्वजनिक ऋण इतना अधिक क्यों है। यहाँ से ना कई क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। विविध भारतीय राज्यों में सार्वजनिक ऋण इतना अधिक क्यों है। इसमें सब्सिडी का बढ़ता बोझ, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ पर जैसे कि जो कृषि ऋण है उनकी माफ़ी की जा रही है, इसलिए जो सार्वजनिक ऋण है वो ज़्यादा बढ़ेगा सरकार पर, और सब्सिडी दी जा रही है, कृषि ऋण पर माफ़ी की जा रही है। निःशुल्क जो सब्सिडी है वो युक्त सेवाएं जैसे कि कृषि और घरों के लिए बिजली मुफ्त दी जा रही है। यहाँ पर नकद हस्तांतरण इत्यादि जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जो सरकार का सार्वजनिक ऋण है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसमें एक फैक्टर तो ये हुआ जो सब्सिडी का बढ़ता बोझ है, और यहाँ पर उचित प्रतिबद्ध व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय होता है। इसमें कितना रहा, 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान यह राजस्व का 42% से अधिक रहा। और इसमें सीमित राजस्व संग्रहण, जो सरकार को सीमित राजस्व संग्रहण हो रहा है,
लेकिन खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो रही है। इसमें आगे बात करें वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, जो ASI है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, रिजल्ट फॉर 2023-24 रिलीज हुए हैं और इसे किसके द्वारा जारी किया गया? MOSPI के द्वारा किया गया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इसमें यहाँ पर इसका उद्देश्य है विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और घटकों में आए बदलावों का अध्ययन करना, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन, पूंजी निर्माण जो पर महत्वपूर्ण है उसको प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यही है। और इसमें प्रति वर्ष सांख्यिकी संग्रहण संशोधन 2017 के तहत किया जाता है। इसमें यहाँ पर विनिर्माण इकाइयाँ भी शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो भी पंजीकृत कारखाने हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सर्वेक्षण है इसमें विनिर्माण इकाइयाँ कौन कौन सी शामिल हैं। जो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने हैं वही इसमें शामिल होंगे, ना कि अलग। बीड़ी और सिगार श्रमिक नियोजन के शर्तें अधिनियम 1966 के अंतर्गत बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयाँ भी शामिल होंगी। और इसमें विद्युत उपकरण जो CEA के पास पंजीकृत नहीं है वो इसमें शामिल होंगे। जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है वो इसमें शामिल होंगे। आगे इसमें रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण व वितरण डिपो जैसे रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण विभागीय इकाइयाँ इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। सर्वेक्षण के परिणाम राज्यों और प्रमुख उद्योगों के विस्तार भी तय किए गए हैं। इसमें यहाँ पर देखें जो सकल मूल्य वर्धन, यहाँ पर GVA और GDP में क्या अंतर होता है ये भी पूछ लिया जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। GDP, एक तो देखते हैं यहाँ पर GDP और एक देखते हैं GVA की कई तरीके से गणना की जाती है। और जो GDP होता है ना ये ओवरऑल बताता है, जबकि जो GVA होता है ये अलग अलग सेक्टर का भी बताया जा सकता है इसमें कि किस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है। अब जैसे GVA है इसमें यहाँ पर इसमें कृषि द्वारा, उद्योग, सेवा द्वारा जो भी कमाया गया पैसा होगा उसको भी निकाल के GVA निकाला जा सकता है यदि उनको सब कुछ को जोड़ दिया जाए। और या फिर इसको कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि हमने माना गेहूँ है, यहाँ पर गेहूँ है, इससे हम ब्रेड बनाएंगे यहाँ पर, और इसके बीच में जो भी यहाँ पर बनाने में लेबर लगी होगी, बीच में इसमें और भी चीज़ें लगी होंगी, तो जो भी इसके बीच में यहाँ पर खर्च होता है जैसे गेहूँ और अंतिम उत्पाद के बीच में उसको घटा दिया जाता है। इंटरमीडिएटरी कॉस्ट को इसमें हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाता है इसमें क्योंकि इसकी गणना दो बार ना हो जाए, दोहरी गणना ना हो जाए, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। जबकि GDP जो होता है, GDP ओवरऑल होता है, ये सभी जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा जितने भी क्षेत्र होते हैं एक वर्ष के अंतर्गत किसी देश के भीतर में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं वस्तुओं को बनाने में और सेवाओं का उत्पादन करने में, वही होता है GDP। जबकि GVA ये किसी भी सेक्टर का हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं कि किस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है। अब GVA जो होता है आउटपुट का मूल्य माइनस के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, जो मध्यवर्ती यहाँ पर इंटरमीडिएटरी कॉस्ट को हटा दिया जाता है तो वहाँ पर GVA निकल कर आ जाएगा। GVA होगा आउटपुट का मूल्य और माइनस के इंटरमीडिएटरी कॉस्ट को घटाकर GVA निकाला जा सकता है। अब इसमें कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गन्ना है, GVA से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर गन्ना है, गन्ना मान लिया हमने 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ का ये गन्ना आ गया। इससे हम बनाएंगे क्या, शुगर, चीनी बनाई। यहाँ तक इसकी कॉस्ट हो गई कितनी, 50 हो गई, 30 रुपये बढ़ गया ना, यहाँ पर इंटरमीडिएटरी हो गया। फिर यहाँ पर इससे शक्कर बन गई, ये शक्कर बन गई, तो यहाँ पर कुछ मान लेते इससे मिठाई बनी यहाँ पर, तो इसको मान लिया 100 रुपये, तो 50 से यहाँ पर कितना बढ़ा, ये 50 रुपये बढ़ गया। तो इसमें इंटरमीडिएटरी जो हुई ना ये 80 रुपये की,
तो 80 रुपये इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर जीवीए निकल कर। मध्यवर्ती जो उपभोग होगा इसको हटा दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर अगर किसी का भी निकालें, यहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यहाँ पर इसमें ये तो इनपुट हो जाएगा, इनपुट को मान लिया x, आउटपुट हो गया यहाँ पर y। अब जीवीए जो निकालेंगे ना, y माइनस के इसमें से x को घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, उसका जीवीए निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 100 था और ये 20 है, अब y माइनस के x घटा देंगे तो जीवीए जो आ जाएगा इसमें 100 माइनस के 20, तो 80 आ गया, जीवीए निकल गए। इस तरीके से निकाल लिया जाता है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में भी रिलेट करके। इसमें आगे है, यही इसमें बताया गया है, निवल मूल्य वर्धन। जो निवल मूल्य वर्धन होता है इसमें आउटपुट में से जो कुल इनपुट और मूल्य ह्रास है उसको घटाकर ये प्राप्त किया जाता है, जो भी मूल्य ह्रास है। अब जैसे कोई वस्तुएं हैं, वस्तुओं को बनाने के लिए फैक्ट्री होती हैं, फैक्ट्री में मशीनें होती हैं, मशीन उन चीज़ों को बना रही है। अब मशीन ख़राब हो गई तो उनमें कॉस्ट भी लगेगी। अब जो भी उनको सही करने में कॉस्ट लगी ना, अगर उसको यहाँ पर घटा दें तो वही हो जाता है यहाँ पर एनवीए। जो इनपुट और मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है वही एनवीए हो जाता है। स्थायी पूंजी की बात करें, स्थायी पूंजी वो होती है जब किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि कोई भी वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए कितनी पूंजी की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो स्थायी पूंजी कहलाती है। और इसे एक लेखा वर्ष के समापन तिथि में कारखाने के जो स्वामित्व वाली स्थायी और अचल संपत्ति होती है उसके मूल्य ह्रास के बाद में जो भी बचत होती है उसी को यहाँ पर स्थायी पूंजी कहा जाता है। इसमें आगे सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर देखते हैं। जो सकल मूल्यवर्धन है जीवीए, इसकी दृष्टि से 5 उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ पर आधारभूत उद्योग, मोटर वाहन, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद। इसमें ये हैं 5 उद्योग जो शीर्ष पर है जीवीए की दृष्टि से। रोजगार देने वाले 5 जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये शीर्ष 5 राज्य हैं। यहाँ पर जीवीए में जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है वो 11.89% की वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर यूपीएससी में इसी तरीके से ऑप्शंस बन के आते हैं क्वेश्चंस में कि इसमें इतने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इम्पोर्टेंट है, नियोजित कर्मियों में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक में 2022 की तुलना में 2022-23 की तुलना में 5.6% की वृद्धि की गई है। ये प्रति व्यक्ति जो औसत पारिश्रमिक है 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें आगे है औद्योगिक पार्क। जो औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली होती है उसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए औद्योगिक पार्क कौन से होते हैं। औद्योगिक पार्क जो होते हैं इसमें ये एक विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इनमें औद्योगिक गतिविधियाँ की जाएंगी और इसमें कारखाने, गोदाम, वितरण जैसी कंपनियां भी शामिल होती हैं। कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग में क्या डिफरेंस होता है। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और उद्योग, ये क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। एक तो है औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं और एक उद्योग जिसे हम कंपनी बोलते हैं। जो कंपनी होती है ना उद्योग, ये तो उद्योग है और ये यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है जिसे इंडस्ट्री बोल दिया और इसे कंपनी। जो उद्योग होते हैं ये एक संकीर्ण अवधारणा पर आधारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मारुति अलग उसकी कंपनी हो गई और महिंद्रा हो गई, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कंपनियां जो होती हैं एक संकीर्ण होगा। जबकि औद्योगिक क्षेत्र जो होता है ना, ये एक क्षेत्र से विशेष उद्योगों को संबोधित किया जाता है और ये व्यापक अवधारणा होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये एक व्यापक अवधारणा हो गई, जबकि ये एक संकीर्ण अवधारणा हो गई। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 की शुरुआत की है।
इसमें औद्योगिक पार्क हमने देख लिया और इसे SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहां औद्योगिक इकाइयां होती हैं। इसमें यह है। और IPRS, इसमें IPRS का मतलब यही है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके 3.0 के जो नए मापदंड हैं, एक विस्तारित ढांचा लागू किया गया है और इसके अंतर्गत संधारणीयता, हरित अवसंरचना, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज और बेहतर किराएदारी जो प्रतिपुष्टि है, इसमें शामिल किए गए 3.0 में। और इसको जो 2018 में जो IPRS है ना, इसको 2018 में एक पायलट चरण में लागू किया गया था। पायलट चरण का मतलब होता है एक छोटे से क्षेत्र में लागू करना। अब छोटे से क्षेत्र में लागू करके ये देख लिया जाता है कि हाँ ये अप्लाई हो रहा है और इसके बेनिफिट मिल रहे हैं, तो फिर उसको बड़े क्षेत्रफल पर लागू किया जाता है। पायलट चरण वही होता है। और IPRS 2.0 की शुरुआत की गई थी कब? 2021 में। और अब जो इसकी शुरुआत की गई है 3.0 की शुरुआत की गई है और ये एक विस्तारित ढांचा लागू किया जाएगा। इसमें ये सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हैं। इसमें देख लेते हैं 3.0 क्या है। ये इसका उद्देश्य है यहाँ पर औद्योगिक परितंत्र को सशक्त बनाना, एम्पावर बनाना, जिससे औद्योगिक अवसंरचना प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका विकास यहाँ पर DPIIT, जो DPIIT है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है DPIIT। औद्योगिक यहाँ पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा ADB के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसमें यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है 3.0 को शुरू किया गया है। इसका 2.0 को 2021 में शुरू किया गया था, जबकि इसे 2018 में पायलट चरण के तौर पर इसे लागू किया गया था। और ADB के सहयोग से DPIIT द्वारा इसका 3.0 चरण को शुरू किया गया है। औद्योगिक पार्कों का जो वर्गीकरण है, इसमें अग्रणी 3 इसमें श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? अग्रणी जो लीडर्स की भूमिका निभाएंगे, यहाँ पर चैलेंजर्स और आकांक्षी जो एस्पायर्स होंगे, ये वर्गीकृत किया गया है। IPRS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये पूर्व औद्योगिक सूचना प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। ये क्या होते हैं? इसमें ये GIS आधारित ये पोर्टल होता है एक। इसमें औद्योगिक क्षेत्र होंगे और बुनियादी ढांचे से संबंधित जो भी जानकारी होगी ना, उसको प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। और इसे DPIIT जो यहाँ पर विभाग है, इसके द्वारा विकसित किया गया था इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को। इसमें निवेशकों को औद्योगिक भूमि खोजने में भी ये मदद करता है। इसका ये उद्देश्य है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो IILB है, GIS प्लेटफॉर्म पर देश भर के संपूर्ण जो औद्योगिक अवसंरचनाएं हैं उसका मानचित्रण, जो अभी हमने देखा उसकी बात की गई है। और ये एकल बिंदु है, प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है औद्योगिक जानकारियों से संबंधित। औद्योगिक पार्कों के बारे में देखें, जो औद्योगिक पार्क होते हैं अभी हमने देख लिया। औद्योगिक पार्क जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, जहाँ पर कारखाने होंगे, गोदाम होंगे और वितरण जैसी कंपनियाँ शामिल होती हैं। और इन औद्योगिक पार्कों को SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के नामों से भी जाना जाता है। भारत में 4000 से अधिक परिचालन औद्योगिक पार्क हैं, 4000 से अधिक। और इसमें यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो सक्रिय है, सरकार सक्रिय रूप से 20 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क और स्मार्ट शहर भी विकसित कर रही है। अब ये क्या होता है? जो 20 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क हैं, इसमें यहाँ पर ये ऐसे औद्योगिक पार्क होंगे जहाँ पर जो भी सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे मौजूद होते हैं, पहले से ही यहाँ पर जो सभी बुनियादी ढांचे होंगे वो मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पानी, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, सड़क की ज़रूरत पड़ेगी,
कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये वो होते हैं जहाँ पर पहले से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। उसी को ही यहाँ पर 20 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कहा जाता है और स्मार्ट सिटी भी इसके अंतर्गत विकसित की जा रही है। इसमें नेक्स्ट है, बड़े जहाज़ों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक है उसकी श्रेणी के तहत शामिल किया गया है बड़े जहाज़ों को, और इसका उद्देश्य है जहाज़ निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करना। जो जहाज़ निर्माण है और समुद्री उद्योग है, जब जहाज़ निर्माण होगा तो समुद्री उद्योग उससे मजबूत होगा। अभी इसमें बड़े जहाज़ को, जो बड़े जहाज़ होंगे उसका मानदंड क्या है कि इसको बड़ा जहाज़ बोला जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो 10,000 या उससे अधिक ग्रॉस टन जीटी भार वाले जहाज़ होंगे उन्हें भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन संचालित होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है इसमें 1500 या फिर उससे अधिक ग्रॉस टन जो जीटी भार वाले जहाज़ हैं भारत में बने हों और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन संचालित भी होते हों। अब इसमें क्या क्या महत्व होगा HML में। HML का मतलब यही है यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। इसमें क्या क्या शामिल होंगे कि जो इससे आसान शर्तों पर अवसंरचना ऋण तक बढ़ी हुई जो सीमा होगी उसकी सही पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, और बाह्य वाणिज्यिक उधार जो ECB है, बाह्य वाणिज्यिक जो भी उधार थे उनके रूप में बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच प्राप्त होती हो, और कर प्रोत्साहन प्राप्त होते हों, व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण की सुविधा भी प्राप्त होती हो। भारत के परिवहन जो पोत परिवहन क्षेत्र की स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। विदेशी निर्भरता है और भारत का 95% जो व्यापार है वो विदेशी जहाज़ों पर ही निर्भर रहता है, 95%। और इसमें हर साल विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को शिपिंग जो सेवाएं उनके लिए लगभग $75 बिलियन का भी भुगतान करता है। कौन? भारत हर साल करता है। और इसमें अगला बताया गया है जो जहाज निर्माण है उसमें हिस्सेदारी। जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी केवल कितनी है? 0.06% है, बहुत कम है ये। और इसका लक्ष्य यहाँ पर बोला गया है कि 2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है भारत को 2047 तक। ये सरकार का लक्ष्य है। और इसमें 2047 तक सरकार का अनुमान है कि स्वदेशी पोत परिवहन और जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में $54 ट्रिलियन का भी निवेश किया जाएगा। जो भी जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा उसकी क्षमता निर्माण में स्वदेशी पोत परिवहन के लिए, और ये है 2047 तक। इसमें जहाज रानी क्षेत्र की समस्याएं भी हैं। समस्याएं कैसे हैं? यहाँ पर जो कम पूंजी की कमी है समस्याएं हैं क्योंकि पूंजी कम है, और पुराने जहाज़ों का बेड़ा, कर संबंधी विसंगतियां हैं और कौशल की भी कमी है। ये सारी इसमें समस्याएं हैं। इसमें पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित पहले कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे पोत परिवहन मजबूत हो। इसमें भारतीय पोत परिवहन जो SCI है उसके अंतर्गत भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना की गई। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना की गई। ये संबंधित पहले है जिससे पोत परिवहन मजबूत होगा। इसमें कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की भी स्थापना की गई। इसमें कांडला तूतीकोरिन जो कॉरिडोर है उसको सबसे पहले विकसित किया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर है? ये कांडला से तूतीकोरिन कॉरिडोर है, इसको सबसे पहले विकसित किया जाएगा जो कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर है, इसकी स्थापना, जिससे यहाँ पर पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत किया जा सकेगा। मैरीटाइम इनोवेशन हब्स, इसकी स्थापना के साथ साथ जो सागरमाला स्टार्टअप पहल है और इनोवेशन पहल है इसको भी लॉन्च किया गया। इसमें आगे है कैबिनेट ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज है उसको मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट अप्रूव्स पैकेज टू बूस्ट शिप बिल्डिंग।
इसमें 4 स्तंभ दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें उद्देश्य बताए गए हैं इसके घरेलू क्षमता को मजबूत किया जाएगा। अब इसीलिए पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे घरेलू क्षमता को मजबूत किया जाए और विदेशी पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। ये इसके लक्ष्य हैं। दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करना, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना। ग्रीनफील्ड परियोजना वो होती हैं जिनको नए सिरे से ही स्थापित किया जाए। ब्राउनफील्ड परियोजना वो होती है जो पहले से ही स्थापित थी लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी मरम्मत करके उसको स्टार्ट किया जाना, वो होती है ब्राउनफील्ड परियोजना। यहाँ पर दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करना, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना, जिससे कानूनी कराधान और नीतिगत सुधारों में भी यहाँ पर लागू हो और सुधार किया जा सके। पैकेज में शामिल क्या क्या होगा? इसमें है जहाज निर्माण, जो वित्तीय सहायता योजना है, इसका विस्तार 31 मार्च 2036 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना, इसमें यही है। और समुद्री विकास कोष भी स्थापित किया गया है। इसमें यहाँ पर घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को एक साल में 4.5 सालाना 4.5 मिलियन टन तक विस्तारित करने के लिए जहाज निर्माण विकास योजना भी शुरू की गई है। और सभी पहलों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी शुरू किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, इसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जो भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और आयात योजना जो होगी उसमें शुल्क मुक्त किया जाता है। इसमें यही बताया गया है इस स्कीम के अंतर्गत जो निर्यात है, दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। इस योजना के बारे में देखें, यहाँ पर यह निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम है। जो भी निर्यात उत्पाद है उसमें यहाँ पर जो शामिल होने वाले आगत है, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है। इसमें यही बात की गई है। और विनिर्माता निर्यातक, और इसमें सहायता विनिर्मातक निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें भारतीय पहल। भारतीय इनिशिएटिव क्या है? ये अपेडा। अपेडा की फुल फॉर्म देखें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी ये फुल फॉर्म है अपेडा की। और अपेडा से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य जैसे कि फल, सब्जियों, मांस उत्पादों और अन्य जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं उनके निर्यात को ये बढ़ावा देने से संबंधित है, जो अपेडा है। इसने यहाँ पर क्या किया है? इसमें स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए और जो भारत के कृषि खाद्य निर्यात में बढ़ावा देने वाली जो भारतीय पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? ये अपेडा के द्वारा। यहाँ पर बेस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए, अभी जितना हमने बात की। अब भारतीय के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। इसका अर्थ है भारत, यहाँ पर बी से भारत हब फॉर एग्रीटेक, इसकी फुल फॉर्म है रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनबैलेंसमेंट। इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 100 जो कृषि खाद्य स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और 2030 तक $50 बिलियन का निर्यात करने का भी इसमें लक्ष्य किया गया है। जो भी यहाँ पर 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और 2030 तक $50 बिलियन का निर्यात करने का इसका लक्ष्य है। और इसमें ऐसे स्टार्टअप्स को आकर्षित किया जाएगा जो उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर IoT आधारित कोल्ड यहाँ पर चेन होगी और एग्री फिनटेक और AI आधारित और ब्लॉकचेन। और इसमें उच्च मूल्य श्रेणियों में जो नवाचार है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि GI टैग किए गए कृषि उत्पाद होंगे, ऑर्गेनिक फूड्स, सुपर फूड्स और नए तरह के जो प्रोसेस्ड भारतीय खाद्य कृषि खाद्य उत्पाद हैं, इसमें ये शामिल होंगे।
इसमें कृषि स्टार्टअप की जो कृषि निर्यात भूमिका है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो भूमिका है वो क्या क्या है। गुणवत्ता, एक तो गुणवत्ता होनी चाहिए और प्रसंस्करण में सुधार किया जाएगा। और जो बाजार लिंकेज है, बाजार लिंकेज भी होने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके। प्रौद्योगिकी का इसमें उपयोग किया जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित भी बनाया जाएगा। जो भी सप्लाई चेन है उसको सुव्यवस्थित किया जाएगा, जैसे कि कोल्ड चेन और गोदाम की निगरानी भी की जाएगी। और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से जो भी फसल कटाई है उसके बाद में जो भी नुकसान होता है ना, उसको कम किया जाएगा, जिससे आपूर्ति जो है मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो सके। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में देखें, इसमें इसे जारी किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा 2025 में। और इसमें 139 देशों के नवाचार प्रदर्शन का ये मापन करता है। 100 देशों के जो नवाचार प्रदर्शन है उसका मापन करता है। इसमें निवेश, पैटर्न, तकनीकी प्रगति और अपनाने की जो दर है, सामाजिक आर्थिक प्रभावों के आधार पर ये किया जाता है। और इस सूचकांक की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो 2007 में की गई थी। इसमें UN महासभा द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार नीतियों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसमें GII 2025 के बारे में है। ये भारत का उदय जो 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी, 81वीं थी 2015 में, जो अब 2025 में कितनी हो गई है, 38वीं हो गई है। 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 हो गई है, जबकि 2015 में 81वीं थी। और इसे 2007 में शुरू किया गया था सबसे पहले। इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। भारत वियतनाम के साथ सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश भी रहा है। भारत किसके साथ में, वियतनाम के साथ में। और भारत लगातार 15वें साल अपने विकास स्तर की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन, USA, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ये है। और इसमें यहाँ पर जो शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स हैं वो है यहाँ पर शेंजेन हांगकांग, ग्वांगझोउ जो चीन और हांगकांग है, उसके बाद टोक्यो योकोहामा जो जापान में है, और सेंट जोन्स सैन फ्रांसिस्को USA में है। भारत के इसमें 4 क्लस्टर्स की बात करें, कौन कौन से हैं, 100 में शामिल हुए हैं। बेंगलुरु 21वें स्थान पर, दिल्ली 26वें, मुंबई 46वें और चेन्नई 84। और इसमें सुधार की जो पहले है वो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस निधि। इसमें किसकी बात की गई है, स्टार्टअप्स में जो विचार है उनको पोषित करने से संबंधित है। और इसमें अन्य भी बात की गई है, जैसे कि न्यू इंडियाज इनोवेशंस। इसमें यहाँ पर देखें भारत की जो नवाचार संबंधी बढ़त हुई है। ICT सेवा निर्यात में भारत ये वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। ICT सेवा निर्यात में भारत पहले स्थान पर है। और घरेलू बाजार का पैमाना वैश्विक स्तर पर ये तीसरे स्थान पर है। वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम अंतिम चरण की जो यहाँ पर VC डील्स है इसमें चौथे स्थान पर है। यूनिकॉर्न मूल्यांकन पर 11वें स्थान पर है। जो यूनिकॉर्न मूल्यांकन है ये 11वें स्थान पर है। इंटेंसिबल एसेट इंटेंसिटी भारत इसमें 8वें स्थान पर है। नवाचार दक्षता इंपॉर्टेंट है, ये सारा एक साथ ही यहाँ पर लिख के दे दिया गया है। नवाचार दक्षता उच्च आउटपुट टू इनपुट अनुपात में। अब यहाँ पर ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन में देखें, जो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की गई है ये 22.2% की वृद्धि की गई है 2023-24 में। और वैज्ञानिक प्रकाशन है अल्पकालिक है 7.7% और जो दीर्घकालिक है उसमें 7.3 की वृद्धि हुई है। क्रिएटिव आउटपुट्स भी है इसमें। यहाँ पर 2023 में भारत का स्थान 49वां रहा
2024 में 43वां और 2025 में 42वां रहा। मजबूत सांस्कृतिक और रचनात्मक सेवाओं का निर्यात में इसमें भारत का जो स्थान है वो 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट है इसमें विश्व व्यापार रिपोर्ट। इसे जारी किया जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, WTO के द्वारा, और इसमें AI के रूपांतरण की जो क्षमता है उसको उजागर किया गया है। इसमें यह है जिससे यहाँ पर देशों में समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप दे सकती हो। इसमें कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा समावेशी विकास को, जिसके व्यापार की लागत में कमी, जो व्यापार की लागत है उसमें कमी किया जाए और उत्पादकता जो भी होती है उसमें सुधार किया जाए, ये होगा। और स्किल प्रीमियम को कम करके किया जाएगा। इसमें जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देना है। स्किल प्रीमियम यहाँ पर उच्च कौशल और निम्न कौशल वाले जो कामगार होंगे उनके वेतन का अनुपात होता है, जिससे यहाँ पर वैश्विक स्तर पर 3 से 4% तक घटने का अनुमान भी है। और जो ज्ञान है उसका प्रसार किया जाएगा। विकास के लिए एक पथ भी होगा और इससे संबंधित जो भी चिंताएं होंगी यहाँ पर नीतिगत कार्य करने की मांग भी होनी चाहिए, जैसे कि AI संकेंद्रण है और श्रम बाजार में व्यवधान है, ये यहाँ पर इन पे कार्रवाई की भी मांग होनी चाहिए। इसमें निष्कर्ष AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और व्यापार का समावेशी क्षमता को साकार करने के लिए सक्रिय और समन्वित नीतियों को आवश्यकता देने के लिए इसमें WTO जैसे संगठनों, जो भी WTO जैसे और भी बाकी के संगठन हैं, उनको माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना शामिल होना चाहिए। इसमें आगे है OECD। OECD की फुल फॉर्म देखें तो होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की फुल फॉर्म 2025 में भारत की जो GDP है उसको बढ़ाकर, पूर्वानुमान से बढ़ाकर कितने का अनुमान किया गया? 6.7% का 2025 के लिए ये, और ये बताया गया है OECD के द्वारा। और इसमें मुद्रास्फीति का जो अनुमान है उसको घटाकर 2.9 कर दिया गया है। GDP तो इसमें बढ़ा दिया गया है जो अनुमान है पूर्वानुमान से OECD के द्वारा, और इसमें मुद्रास्फीति का अनुमान को घटा दिया गया है 2.9%। OECD के बारे में देखें, जो भी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, जारीकर्ता कौन है? OECD है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और इसकी अवधि है, ये वर्ष में 2 बार प्रकाशित होती है। एक वर्ष में ये 2 बार प्रकाशित होगी, और यह रिपोर्ट जो होगी वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है। वैश्विक भी करेगी और राष्ट्रीय भी करेगी। इसमें कवरेज क्या क्या कवर किया जाता है? GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश, इनका जो विश्लेषण होगा उसको शामिल किया जाएगा। इसमें जोखिम होगा, मुद्रास्फीति का दबाव, जो मुद्रास्फीति का दबाव है उससे क्या होगा? जोखिम होगा, और वित्तीय अस्थिरता आएगी, और भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जो जोखिम होंगे वो उजागर होंगे, उन्हें रेखांकित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है इसमें पॉलीमेटेलिक। जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये गहरे समुद्र में, जैसे कि ये समुद्र है और नीचे जाकर इसमें यहाँ पर निक्षेप होते हैं, और इन निक्षेपों में लोहा जैसे कि Fe होगा, Cu कॉपर होगा, जस्ता होगा, जिंक, सोना, चांदी जैसी कई धातुएं इसमें सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। ये गहरे समुद्र में मिलती हैं। और भारत के पास में जो कार्लसबर्ग है, एक रिज है ये कार्लसबर्ग, इन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण भी किए गए हैं, और भारत के पास में कार्लसबर्ग जो रिज है उसमें अन्वेषण का भी अधिकार है। पूछा जा सकता है कार्लसबर्ग का। भारत में कार्लसबर्ग रिज में जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स हैं ये 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं ISA के साथ। अब इसमें पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं इनको मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है। इसमें चट्टान जैसी संरचनाएं होती हैं, ये निक्षेप होते हैं। लोहे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतों से बनी होती है। इसमें यहाँ पर वैश्विक पहला लाइसेंस ये कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स
नोड्यूल्स की खोज के लिए विश्व भर में दिया गया पहला लाइसेंस है ये पहला लाइसेंस है। और इसमें कार्लसबर्ग रिज की बात करें, ये अरब सागर में और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इससे रिलेटेड ना प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कार्लसबर्ग का, क्योंकि ये पहली बार है विश्व में पहला दिया गया पहला ये लाइसेंस है। और इसमें जो अरब सागर और उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है जिसमें ये निक्षेप पाए गए हैं। और भारतीय और अरबी विवर्तनिकी प्लेटों के बीच ये सीमा बनाता है, भारतीय और अरबी विवर्तनिकी। इसमें यहाँ से पता ही चल रहा है ये उत्तर हिंद महासागर और अरब सागर। अफनासी निकेतन सागर, भारत ने ANS माउंट के लिए भी आवेदन किया है, ये अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। ANS ये मध्य हिंद महासागर में स्थित है। जो अफनासी निकेतन सागर है ना, ये मध्य हिंद महासागर में स्थित है और इस पर श्रीलंका ने भी खोज अधिकारों के लिए दावा किया है। किसने? श्रीलंका ने। इसमें यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो समुद्र का नितल होता है, यहाँ पर नितल, इसमें यहाँ पर निक्षेप होते हैं जैसे तांबा, जस्ता, सोना, चांदी धातुओं से समृद्ध होंगे। इसमें यहाँ पर ISA की बात कर लेते हैं। ISA अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इसका जो उद्गम हुआ था, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में। और ये जो अनक्लोज है, ये समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है। ये संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है जो समुद्री कानून पर है। अनक्लोज प्रभाव में आया था कब? 1994 में। 1982 के जो अनक्लोज है और 1994 के समझौते के तहत ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका जो अधिशेष है, ये गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों से जो उत्पन्न हो सकते हैं, समुद्री पर्यावरण को उन हानिकारक प्रभावों से प्रभावी संरक्षित करना है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 170। इसमें आगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसमें जो रेमिटेंस होता है ना, उसको ये आसान बनाता है। और जैसे कि एक बैंक, जैसे कि पोस्ट है, जैसे हमारे भारत है, भारत में कई सारे पोस्ट ऑफिस है, तो उनको भारत सरकार देखेगी कि हाँ कहाँ पर क्या है। अगर विश्व भर में देखा जाए तो उनको कौन देखेगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, कि कहाँ पर जो ढांचा है उसको प्रदान करता है। ये दुनिया भर के देशों की डाक प्रणालियों को एक समान ढांचा प्रदान करेगा। दुनिया भर में जो भी पोस्ट ऑफिस होंगे उनको, डाक प्रणालियों को। और भारत के भीतर कौन करेगी? सरकार करेगी। रेमिटेंस को ये आसान बनाता है कि सही समय पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, चिट्ठी सही समय पर गई या नहीं गई, उसको देखता है। ये विश्व स्तर पर है। तो वही है, ये केंद्रीय संचार मंत्री ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यहाँ पर इसके एकीकरण परियोजना का अनिवारण किया है, ये अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है सीमा पार धन प्रेषण रेमिटेंस को आसान बनाना, कि वो एक देश से दूसरे देश में सही टाइम पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहीं रुकावट तो नहीं आई, इस तरीके से। अब यूनिवर्सल UPU, ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी और 1865 में ITU के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। ITU के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बाद में, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1865 में की गई थी ITU की। उसके बाद में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। इसकी स्थापना 1874 में की गई और ये UN की एक विशेष एजेंसी भी है। कब बनी थी ये UN की विशेष एजेंसी? 1948 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है और 1865 में, यहाँ पर ये हमने देख लिया, इसमें भारत सहित 192 सदस्य भी हैं। इसके कार्य हैं जो पोस्टल क्षेत्र है उसकी संस्थाओं के बीच
एक प्राथमिक मंच है ये, और ये उत्पादों सेवाओं का एक वास्तविक सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें आगे देखिए हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग के बारे में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हॉलमार्किंग यूनियन आइडेंटिफिकेशन HUID पर आधारित हॉलमार्किंग शुरू की गई है। इसमें जो आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता सुनिश्चित होगी, और ये जो सोने का हॉलमार्किंग होता है उसकी प्रणाली के अनुरूप की गई है। ये चांदी आभूषणों के लिए है, ये चांदी आभूषणों के लिए शुरुआत की गई है, और ये जो होगी सोने की हॉलमार्किंग प्रणाली के अनुरूप है। हॉलमार्किंग के बारे में है, यहाँ पर इसे BIS द्वारा विनियमित किया जाता है। BIS के द्वारा विनियमित किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार। BIS के बारे में देखें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक मानक निकाय है। यह है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, और इसकी स्थापना 1986 जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है उसके अंतर्गत की गई थी, और ये अधिनियम 2016 के तहत संचालित है। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसे संचालित किया गया था जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 2016 के अंतर्गत, और इसके कार्य है यहाँ पर मानक निर्धारित करना, जो भी उत्पाद है उनको प्रमाणित करना, जैसे कि ISI मार्क। ISI मार्क ये इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ पर हॉलमार्किंग और परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करना है। नेक्स्ट है इसमें अफीम की खेती, ओपियम कल्टीवेशन। केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए इसमें 2025-26 वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है, और इसमें यहाँ पर यह लाइसेंस नीति जो होगी ये स्वापक होगी, और औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत ये हर साल जारी की जाती है। ये हर वर्ष जारी की जाती है। किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं ये नियम? NDPS के अंतर्गत। NDPS की फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो NDPS रूल्स 1985 है उसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। और अफीम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये अफीम जो पोस्ता होता है, अफीम पोस्ता का एक पौधे से अफीम गोंद को निकाला जाता है। इसमें ज़रूरी अल्केलाइड्स होते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन और थेबाइन। एल्केलाइड्स क्यों होंगे? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। एल्केलाइड जो एल्केलाइड होते हैं ये प्राकृतिक रूप से कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। कार्बन भी और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन जिसमें दोनों होते हैं, और प्राकृतिक रूप से ये एल्केलॉइड्स होंगे। मार्फिन का उपयोग जो किया जाता है ये दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, दर्द को ख़त्म करने के लिए मार्फिन का यूज़ किया जाएगा। जबकि कोडीन का जो उपयोग किया जाता है ना, ये खांसी की दवा जो कफ सिरप है उसके बनाने में किया जाएगा। इसमें यहाँ पर खाद्य योग्य बीज और बीज से तेल निकालने के लिए भी इन्हें उगाया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 द्वारा अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, और 11 अन्य देश अफीम पोस्ता की खेती करते हैं, लेकिन अफीम गोंद जो गोंद होती है वो नहीं निकलती। भारत में अफीम की खेती को देखें, यहाँ पर NDPS अधिनियम के अनुसार है ये जो अफीम पोस्ता है, इसकी खेती को अनुमति देने के लिए चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विनियमित किया जाता है। अफीम की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है, और ये हर साल अधिसूचित करती है केंद्र सरकार। लाइसेंस भी हर साल प्रदान करती है, और अभी 2025-26 के लिए प्रदान किए गए हैं।
यहाँ पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN किसानों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करती है ये, और किसानों को उनके द्वारा जो उत्पादित पूरी अफीम होगी CBN को सौंपनी होती है, और इसकी जो कीमत होगी वो सरकार द्वारा ही तय की जाती है।